नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में स्वागत आपका। अपन डिस्कस कर रहे हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के टॉपिक पर। भारत और यूरोपियन यूनियन में ये है कि अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे यूरोपियन यूनियन की ईयू की पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से यूरोपियन संगठन बना है, इसमें महत्वपूर्ण संधियां क्या क्या हुई हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट संधियां हुई जिसके बेस के ऊपर ईयू बना हुआ है, इसके महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे इंडिया ईयू रिलेशनशिप के बारे में। सहयोग के कारण क्या क्या हैं, क्या कारण है कि दोनों देश ईयू संगठन और भारत सहयोग कर सकते हैं। भारत के लिए ईयू महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंस रखता है ईयू, ये आज के आर्टिकल में यानी 23 जुलाई के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, उसके बेस पर अपन डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट इसमें बताए गए हैं कि भारत के लिए ईयू महत्वपूर्ण क्यों है। फिर बात करेंगे कि दोनों देशों में इतना सहयोग होते हुए भी कौन कौन से बिंदु हैं जो विवाद के बिंदु हैं, जहाँ पर मतभेद हैं दोनों देशों में आपस में। तो सबसे पहले अपन ईयू की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। इसमें है 1 जनवरी 1958 को 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ। इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी कहा जाता है, इसे ईयू भी कहा जाता है, यूरोपियन संघ के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इसमें 6 देश थे। कौन कौन से 6 राष्ट्र हैं इसमें? शुरू में थे फ्रांस, बेल्जियम, लिख लीजिए आप, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मन संघीय गणराज्य और इटली। ये 6 सदस्य थे इसके प्रारंभ में। बाद में इसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी शामिल हो गए, लेकिन नॉर्वे कुछ समय के बाद में ईयू से हट गया। 1981 में इसमें ग्रीस यानी यूनान शामिल हो गया। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपियन संघ के सदस्य बन गए। अब इसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ और जनवरी 1995 में फिर से इसका नया पुनर्गठन होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन इसके सदस्य बन गए और सदस्यों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई। 1 मई 2004 को 10 नए राज्यों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ले ली और संघ के सदस्यों की संख्या हो गई 25। ये जो नए राज्य थे इनमें थे हंगरी, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, माल्टा और साइप्रस। ये 7 ऐसे राज्य थे जो कभी यूएसएसआर का पार्ट रहे थे, सोवियत संघ रूस का पार्ट रहे थे, ऐसे राज्य इसमें शामिल थे और सदस्यों की संख्या 2007 में बढ़ कर के हो गई 27। 2011 में क्रोएशिया भी इसका सदस्य बन गया और क्रोएशिया के सदस्य बनने के साथ में यूरोपियन संघ के सदस्य संख्या हो गई 28। वर्तमान में जैसा कि अपन जानते हैं ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया और वर्तमान में यूरोपियन संघ की सदस्य संख्या है 27। एक इसमें रोम संधि का नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा। रोम संधि के तहत ही यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ। जो डेट आपको बताई है
1 जनवरी 1958 को। तो ये जो रोम संधि है ये 24 मार्च 1957 को हुई थी। 24 मार्च 1957 को रोम, जो इटली की राजधानी है, इटली की कैपिटल रोम में ये संधि हुई और इसी के तहत यूरोपियन यूनियन का गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया। आगे अपन बात करें तो इस संधि का एक अनुच्छेद है 4, यानी यूरोपियन यूनियन का जो संविधान है इसका आर्टिकल है 4। आर्टिकल 4 में इसके संगठनों के बारे में बताया गया है। 4 संगठन है इसके मुख्य रूप से। महासभा, ज़्यादा डेप्थ में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, केवल नाम याद रखिए आप तो, और अनुच्छेद। महासभा, परिषद, आयोग और चौथा संगठन है न्याय सभा। ये 4 इसके महत्वपूर्ण संगठन हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। एक तो रोम संधि के बारे में मैंने आपको बताया है कि रोम संधि जो 24 मार्च 1957 यानी 24 मार्च 1957 को हुई थी, ये रोम संधि के तहत ही 1 जनवरी 1958 को यूरोपियन यूनियन बनी है। दूसरी महत्वपूर्ण संधि है मैस्ट्रिच संधि। मैस्ट्रिच नीदरलैंड का शहर है, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड बोल दीजिए या हॉलैंड बोल दीजिए, जो डच थे। नीदरलैंड में के शहर मैस्ट्रिच में एक संधि होती है 11 दिसंबर 1991 को। अब इस समय 90 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूरोपियन संघ के नए उद्भव के लिए, नई संरचना के लिए मैस्ट्रिच संधि हुई। 12 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय के सदस्य थे। इस समय 12 देश इसके सदस्य थे। इन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें समान मुद्रा को अपनाए जाने की बात रही कि जो 12 सदस्य देश हैं, ये 12 के 12 सदस्य देश समान मुद्रा में व्यापार करेंगे। सभी देशों में एक ही मुद्रा चलेगी। इसी में एक यूरोपियन बैंक का एक ही सेंट्रल बैंक, एक केंद्रीय बैंक बनाए जाने की भी बात की गई। तो मैस्ट्रिच संधि के 2 पॉइंट हो गए। एक तो एक समान मुद्रा और दूसरा एक सेंट्रल बैंक बनाए जाने की बात रही। नीस संधि की बात करते हैं। नीस शिखर सम्मेलन। नीस ध्यान देने की बात है, नीस फ्रांस का शहर है। तो फ्रांस के नीस में सन 2000 में ये शिखर सम्मेलन होता है। इसमें क्या था, ब्रिटेन ये कह रहा था कि हम तो हमारी मुद्रा पौंड ही मानेंगे, ना कि आपने जो लागू की है सभी देशों में यूरो। तो इसलिए क्या किया, यानी मैस्ट्रिच संधि में इस मुद्रा के कॉन्सेप्ट को अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य की जगह इसे ऑप्शनल कर दिया गया, यानी स्वैच्छिक कर दिया गया। कोई देश चाहे तो इसे लागू कर सकता है, कोई देश नहीं चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि वे इसे लागू करें। तो मैस्ट्रिच के तहत अनिवार्य किया गया और नीस शिखर सम्मेलन में क्या किया गया, इसको स्वैच्छिक बना दिया गया। फिर अपन बात करते हैं यूरोपीय संघ के संगठन के बारे में। तो यूरोपियन संघ का एक संगठन है यूरोपियन कमीशन, ईसी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, यूरोपियन कमीशन, ईसी। ठीक है, इसमें 25 सदस्य हैं। इसके सदस्य हैं 25। इनका चुनाव सारे सदस्य मिलकर के करते हैं और ये सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में
यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय है। दूसरा इसका संगठन है द यूरोपियन काउंसिल। द यूरोपियन काउंसिल, इसमें यूरोपियन काउंसिल के सदस्य होते हैं, जो भी यूरोपियन सदस्य हैं उन मेंबर्स के प्रमुख लीडर इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष इसमें शामिल होता है, और जो यूरोपियन यूनियन की संसद है उसका अध्यक्ष इसमें शामिल होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द यूरोपियन कमीशन के सदस्यों के प्रमुख नेता, देश के प्रमुख जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं। यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, और यूरोपीय संसद का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है। तीसरा है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये विदेश मंत्रियों की संस्था है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन विदेश मंत्रियों की संस्था है, और सीधे सीधे अपने राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये विदेश मंत्री, इसके सदस्य होते हैं। फिर बात करते हैं यूरोपीय संसद की, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों से 751 सदस्य इसमें शामिल हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और ये विधायी संबंधी जो कार्य होते हैं, लेजिस्लेटिव संबंधी जो कार्य होते हैं, वे कार्य ये काउंसिल करती है। और इस संसद का मुख्यालय भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है, संसद का मुख्यालय भी, या संसद कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट संगठन है इसका द कोर्ट ऑफ जस्टिस, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज। इसमें क्या है, ये 1989 में स्थापित है, और 25 न्यायाधीश होते हैं, और 25 तो इसमें न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, और 8 एडवोकेट जनरल होते हैं। और ये जो कोर्ट है इसका मुख्यालय लक्जमबर्ग में है, लक्जमबर्ग। अंतिम संगठन इसका द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ये ऑडिटिंग का काम करती है, और इसका मुख्यालय भी लक्जमबर्ग में है। मुख्य रूप से इसका जो काम है वो है बजट निर्माण, बजट बनाने का काम है। अब अपन बात करते हैं यूरोपियन यूनियन और भारत के संबंधों के बारे में, जिसके ऊपर आज के न्यूज़पेपर यानी 23 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में आर्टिकल आया है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। भारत और यूरोपियन संघ के सहयोग के क्या कारण हैं, तो पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहला कारण, दोनों ही यूरोपियन यूनियन के देश सदस्य और भारत दोनों ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। दोनों क्षेत्र आतंकवाद की समस्या से ग्रसित हैं, यानी आतंकवाद दोनों के लिए समस्याएं बनी हुई हैं। दोनों देश मल्टीपोलर सिस्टम की स्थापना करना चाहते हैं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। दोनों ऊर्जा समस्या से ग्रस्त हैं। अगला पॉइंट है कि भारत एक बड़ा बाजार है, और यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और तकनीक की ज़रूरत है, और ये तकनीक और इन्वेस्टमेंट दोनों यूरोपियन यूनियन के देशों के पास में है। भारत और यूरोपियन यूनियन ये उत्तर दक्षिण संवाद में सहायक है। उत्तर दक्षिण संवाद, इन नॉर्थ साउथ डायलॉग, ये क्या है, तो एक तो होता है दक्षिण दक्षिण सहयोग, और एक उत्तर दक्षिण संवाद। ये है, ये अपना ग्लोब है। ग्लोब के नॉर्थ के जो देश हैं, अमेरिका ले लीजिए या यूरोप के कंट्रीज़ ले लीजिए, ये डेवलप कंट्रीज हैं, जबकि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज या यहाँ एशियन कंट्रीज,
ये अभी विकासशील देश हैं, जबकि उत्तर के देश हैं ये विकसित देश हैं, प्रथम कैटेगरी में आते हैं। जबकि सेकंड और थर्ड विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, अर्ध विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ये ज़्यादातर देश दक्षिण में हैं। इसलिए साउथ के कंट्रीज, साउथ पोलर के कंट्रीज नॉर्थ पोलर के कंट्रीज के साथ में डायलॉग स्थापित करते हैं कि आप हमारे यहाँ तकनीक लाइए, निवेश लाइए, हमारा भी डेवलपमेंट कीजिए। जबकि दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब है कि ये जो साउथ ग्लोब की कंट्रीज़ हैं ये आपस में डायलॉग स्थापित करते हैं, ये सहयोग करते हैं कि हम आगे बढ़ें। इसलिए लिखते वक्त भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दक्षिण तो होता है सहयोग, दोनों में सहयोग की ज़रूरत है। जबकि नॉर्थ के जो कंट्रीज़ हैं उनसे डायलॉग की स्थापित करते हैं अपन कि आप हमारा सहयोग कीजिए। तो उत्तर दक्षिण संवाद की बात होती है, डायलॉग की बात होती है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के देश। नए वैश्विक परिदृश्य में भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनता जा रहा है, वर्तमान में अपन जानते ही हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों में चीन के अलावा भारत यूरोपियन यूनियन का एकमात्र रणनीतिक साझेदार है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। भारत विज्ञान, संचार, महासागरीय शोध, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु क्षेत्र आदि में यूरोपियन यूनियन से सहयोग चाहता है। वैश्विक समस्याएं जैसे पर्यावरण समस्या, लिंग असमानता, मानवाधिकार हनन, सतत विकास आदि के समाधान के लिए भी दोनों पक्ष सहयोग अपेक्षित है। ये सहयोग के पॉइंट हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण में 5 पॉइंट बताए जाते हैं। आज जो आर्टिकल आया है इसके अंदर राइटर के द्वारा, राइटर फॉरेन पॉलिसी स्टडीज़ में रिसर्चर हैं, इन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं। पहला कारण है इसमें ऊपर इसमें थोड़ा स्क्रीन आ रही है तो आप देख लीजिएगा। पहला कारण है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भू रणनीतिक। भू रणनीतिक कारणों की बात करें तो चीन के असर को कम करना चाहता है यूरोपियन कंट्रीज, और भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशों से संबंध सुधार रहा है यूरोपियन यूनियन। तो भारत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीन को शक्ति संतुलन में स्थापित करने के लिए भी भारत से सहयोग अपेक्षित है ईयू को। पहला कारण भू रणनीतिक। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की बात करें तो एक फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आज भारत का 10% व्यापार यूरोप के साथ में होता है। भारत बहुत बड़ा निवेशक साबित हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, लेकिन अभी तक दोनों में एफटीए नहीं हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जबकि 2007 से मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत के लिए मामला लंबित है, वेटिंग में चल रहा है। अभी तक ईयू ने इस पर सहमति नहीं दी है। तकनीकी हस्तांतरण, नौकरियां बढ़ने से भी भारत को फ़ायदा होगा। तीसरा कारण इसमें बताया गया है नवाचार और तकनीक संवर्धन, यानी टिकाऊ विकास के लिए स्वच्छ गंगा जैसी परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी आदि में भारत और ईयू मिलकर के काम कर सकते हैं। चौथा कारण है सुरक्षा के क्षेत्र में। सुरक्षा और पश्चिम एशिया के देश, जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्री जिनको बोलते हैं, ये पश्चिम एशिया के देश आतंकवाद को रोकने के लिए भले ही
यूरोपियन यूनियन बहुत ही सुदृढ़ नहीं हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा के मामले में यूरोपियन यूनियन भारत की बहुत मदद कर सकता है। इंटरनेट अपराध को रोकने में बहुत ही अच्छा साइबर सुरक्षा संगठन यूरोपियन यूनियन के पास मौजूद है। 5वां पॉइंट है साझा रणनीतिक पहचान। इन दोनों ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें और वहाँ पर साझा रूप से उन राजनीतिक की पहचानों पर कार्य किए जा सकते हैं। ईयू सार्वभौमिक मूल्यों जैसे लोकतंत्र, अनेकता, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बराबरी से सम्मान देने वालों में है, इसलिए दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। फिर भी दोनों में मतभेद के मुद्दे हैं। क्या क्या मतभेद हैं, कुछ पॉइंट्स पर अपन डिस्कशन करते हैं। इतना होते हुए भी दोनों में मतभेद के मुद्दे छाए हुए हैं। पहला, परमाणु अप्रसार। जैसे 98 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था, तब ईयू ने भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि 2 वर्ष बाद में ही वर्ष 2000 में दोनों के बीच में शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी थी। तो परमाणु अप्रसार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं। यूरोपियन यूनियन भारत पर बाल श्रम करवाने का आरोप लगाता है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले, जबकि भारत यूरोपियन यूनियन द्वारा निर्यात सब्सिडी खत्म करने की मांग करता है। यूरोपियन यूनियन जो निर्यात सब्सिडी देता है उसको समाप्त करने की मांग करता है भारत, जबकि यूरोपियन यूनियन मांग करता है कि भारत अपने बाजार खोले, श्रम कानून को आसान बनाए, भारत आर्थिक सुधारों की गति तीव्र करे, ये कहना है यूरोपियन यूनियन का। जबकि भारत व्यापार में गैर प्रशुल्क अवरोध के लिए यूरोपियन यूनियन की आलोचना करता है। पर्यावरणीय मुद्दों पर भी दोनों में मतभेद हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये डिस्कशन था यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच संबंधों के ऊपर। 15वां शिखर सम्मेलन इनके बीच में हुआ है, प्रतिवर्ष होता है। वर्ष 2000 से इस शुरू हुआ इस बार जो समिट हुई है वो वर्चुअल समिट हुई थी। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।